Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hello all. गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी स्टूडेंट जिस टाइम देख रहा है, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन आई एम हेयर टू टीच यू योर टॉपिक्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी मैम अकाउंटेंसी स्टार्ट कीजिए। कुछ जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको रिकॉर्ड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं ट्राई करूँगी बहुत जल्दी रिकॉर्ड करूँ। बट यहाँ पर हम बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे को प्रैक्टिकल पर जाने से पहले थ्योरी जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखांकन सब्जेक्ट की बात किया जाए तो बहुत ही इजी हमें समझ में आ रहा है। लेखा जोखा करना, दो शब्द बने हैं, लेख प्लस अंकन अगर देखा जाए तो, यानी कि अंकों का जहाँ लेखा जोखा हो रहा है वो क्या हो गया आपका लेखांकन। गणित हम लोग 10 तक पढ़ते आ रहे थे, बस उसी का थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ बाकी गुना भाग किस में कर रहे हैं, पैसों के हिसाब किताब में, उसको हम क्या बोल देते हैं लेखांकन। सदियों से लेखांकन लेखापाल के वित्त संबंधित हिसाब किताब रखने तक सीमित रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखापाल को संगठन, लेखापाल का मतलब होता है अकाउंटेंट। ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी यूज़ की गई है, तो ट्राई कीजिए कि अगर आपका स्कूल प्रेफर करता है तो हम किसी रेफरेंस बुक को यूज़ में लें। ठीक है, इससे क्या होता है हमारे आगे के लिए भी हमारे पास एक अच्छा बेस रेडी हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए हमें रेफरेंस बुक्स की नीड पड़ती है। दोनों में अपनी भूमिका और कार्यों के पुनर्मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया, यानी कि पहले क्या होता था बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ नहीं होती थी, बट आज के टाइम की अगर अकाउंटेंट की बात की जाए तो प्रोफेशनल्स होते हैं, सीए सीएस वगैरह, उनके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। अंतपरंत काम वो लोग भी किसका करते हैं, अकाउंटेंट का। लेखापाल की भूमिका मात्र व्यापारिक सौदों के हिसाब लेखक से निर्णायक मंडल को उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने वाले सदस्य के रूप में हो गई है। विस्तृत रूप से लेखांकन आज मात्र पुस्त लेखांकन और वित्तीय प्रलेख तैयार करना ही नहीं है, बल्कि उसे बहुत आगे है। केवल ऐसा नहीं है कि यार आपने लिख के रख लिया कि हमारा आज ये खर्चा हुआ, ये इनकम हुई, और एक लास्ट में क्या करा उससे आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। केवल उतना ही इसका क्या है क्राइटेरिया नहीं है, इससे बहुत आगे बढ़कर इसका क्राइटेरिया है। लेखापाल आज नए विकसित क्षेत्रों जैसे न्यायालयिक लेखांकन, कंप्यूटर हैकिंग, इंटरनेट पर बड़े पैमाने में धन की चोरी जैसे अपराधों को हल करना, ई कॉमर्स में क्या होता है ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन सेलिंग, आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, वित्तीय नियोजन, पर्यावरण लेखांकन आदि में कार्य करने के योग्य है। सबके लिए क्या चाहिए होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं। इस अनुभूति का कारण है कि आज लेखांकन प्रबंधकों एवं दूसरे इच्छुक व्यक्तियों को वह सूचना प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं जो उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान करें। देखो किसी भी चीज़ के लिए हमें क्या लेना होता है डिसीजन, और अगर डिसीजन लेना है तो हमें उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अब किसी भी अगर मान लो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई फिनेंशियल डिसीजन लेना है, कोई वित्तीय आपको क्या करना है फैसला लेना है, तो आपको उसके वित्तीय आंकड़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि यार ये कंपनी कितनी बड़ी है, कितना इसका इन्वेस्टमेंट है, कितने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी जानकारियाँ होती है। उसके बाद ही कोई भी निर्णायक जिसको उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है वो अपने निर्णय लेता है। ये सब एक थ्योरी पार्ट है। देखा जाए तो हमने बेसिकली बात कर ली कि लेखांकन क्या है, जहाँ पर हम आर्थिक व्यवहार को लेखा जोखा करते हैं, वो क्या है लेखांकन। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगी। इसके बाद आपके पास एक इसी चैप्टर में यूनिट है इसकी शब्दावलियाँ। ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा जो पूरा अकाउंट्स का बेस है वो उसी पे डिपेंड करता है। उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, और ट्राई कीजिए कि आप लोग हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस ना होकर कम से कम अकाउंटेंसी में अपने इंग्लिश टर्म्स आप लोग यूज़ करें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टार्ट करते हैं कि लेखांकन का अर्थ क्या है। वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी आपके AICPA। देखो यहाँ पर जब एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके पास छोटे मोटे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, वन लाइनर्स भी आ सकते हैं, तो उनके लिए एक मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि AICPA की फुल फॉर्म बताइए, या फिर AICPA ने लेखांकन को कैसे परिभाषित किया है। लेखांकन का संबंध उन लेन देनों घटनाओं जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशील ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने और उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। इसमें क्या डिफाइन किया है, देखो इसने क्या भूल गया, सबसे पहले तो ये इन्वर्टेड कॉमा परिभाषा लिखने का प्रॉपर तरीका होता है कि हमारे पास एक ऑथर होना चाहिए और हमारी जो डेफिनेशन है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में कैद होनी चाहिए।
लेखांकन का संबंध किससे बताया गया है? लेन देन और घटनाओं से, जो या तो पूरी तरीके से या फिर आंशिक तरीके से वित्तीय प्रकृति के हैं, यानी कि आप उनको पैसों के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मुद्रा के रूप में प्रभावशील ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने और उनके परिणामों का विश्लेषणात्मक व्याख्या करना ही क्या होता है? लेखांकन। ये आपके अच्छा खासा 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको याद करके जाइएगा। डेफिनेशन का तरीका यही होता है कि वो जिस प्रकार से आपकी पुस्तक में दी गई है वर्ड टू वर्ड लिखी जाएगी, ऐसा नहीं कि अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ और लिख दें। वापस एक बार बात कर लेते हैं कि लेखांकन क्या है। लेन देन और घटनाएं जो पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हैं, पैसों से संबंधित हैं, उनको मुद्रा के रूप में प्रभावशील लिखने, यानी कि आपके यहाँ पर जो करेंसी वर्क कर रही है उसके रूप में लिखने, यानी कि अगर आपकी करेंसी इंडियन है, इंडियन रुपीज़ है, अपने आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो और उसमें आप क्या बात कर रहे हो, डॉलर की बात कर रहे हो, तो वो क्या यूज़फुल हो पाएगा आप लोगों के लिए? नहीं। वो तो किसके लिए यूज़फुल है? फिर अमेरिकन एजेंसी के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो मुद्रा के रूप में प्रभावशील ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने और उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। आपने सब कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, लेकिन अगर उसका विश्लेषण ही नहीं करा तो वो क्या हो जाता है? अनयूजफुल। जैसे कि आपका रिजल्ट होता है, आपकी कॉपी चेक हो गई और टीचर आपको मार्कशीट देने की बजाय केवल कॉपी दे दे, तो क्या वो यूजफुल है? नहीं। जब तक मार्कशीट हाथ में नहीं आई है, सब कुछ क्लासिफाइड तरीके से आपके सामने नहीं है, कोई उस पर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ है, तब तक क्या है? वो यूजलेस है। तो वैसा ही क्या होता है? लेखांकन में होता है। उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लेखांकन की भूमिका और क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। वर्ष 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने लेखांकन को परिभाषित किया है कि लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आपने सबसे पहले क्या करोगे? आर्थिक सूचनाओं को पहचानोगे कि ये धन से संबंधित है या नहीं, फिर उनको मापोगे और संप्रेषित करने का मतलब होता है कि आपने जो सूचनाएं कलेक्ट की है उनको उन लोगों तक पहुंचाना, संप्रेषित करना, उन तक भेजना जिनको उसकी ज़रूरत है। तो जिसके आधार पर सूचना के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें लेखांकन की प्रक्रिया की, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट वगैरह के अकॉर्डिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपके पास होती हैं आर्थिक घटनाएं। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ एक बार के लिए लेके चलेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की आर्थिक घटनाओं से ये कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होती है? उसकी लेखांकन प्रक्रिया होती है। उसके अंतर्गत हम उसको लिखते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, फिर उनका क्या करते हैं? हम संप्रेषण करते हैं, जिनको वो सूचना चाहिए है उनको भेजेंगे। और उसके बाद जो निर्णायक होते हैं, जिन लोगों को उन सूचनाओं की ज़रूरत होती है, चाहे वो आंतरिक लोग हों या बाह्य लोग। बाह्य लोग होते हैं आपकी सरकार, ग्राहक, आपके पूर्तिकर्ता, और आंतरिक लोग होते हैं आपके मालिक, आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह। ठीक है, तो वापस इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल रुकता नहीं है, क्योंकि किसी भी संस्था में आर्थिक गतिविधियां कभी भी नहीं रुकती। अगर रुक जाएंगी तो वो संस्था बंद हो जाएगी। आई होप आपको डायग्राम इजीली समझ में आया होगा। 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने कहा है कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं, जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं। गुणात्मक चीज़ों को अक्सर क्या होता है, हम मापने में हमें कठिनाई होती है, तो हमें जो आर्थिक इकाइयाँ हैं, जो धन संबंधित इकाइयाँ हैं, उनके ही गुणात्मक पहलुओं को देखना है। उन्हीं के गुणात्मक क्या करनी है, आपको सूचना उपलब्ध करवानी है और उनसे क्या करना है, हमें अपने आर्थिक निर्णय लेने हैं। इसके बाद आपके पास है उपरोक्त विवरण के आधार पर लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि इन्होंने निष्कर्ष ड्रॉ कर दिया है, कंक्लूजन ड्रॉ हमको यहाँ पर मिला है। लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं का पहचानने, मापने, लिखकर रखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सकें। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि लेखांकन का अर्थ बताइए, तब तो आप ये लिखेंगे, बट अगर लेखांकन की परिभाषा आती है तो ऊपर वाले जो अमेरिकन स्टैंडर्ड की थी हम वो लिखने वाले हैं। लेखांकन की प्रकृति हमें समझनी पड़ेगी, यानी लेखांकन का नेचर कैसा है, लेखांकन की क्या क्या यहाँ पर विशेषता है। तो क्या क्या है हम देख लेते हैं एक बार। आर्थिक घटनाएं, पहचान, मापन, अभिलेखन और संप्रेषण, संगठन और सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। देखो, ये क्वेश्चंस नहीं आते बेसिकली, बट हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे तो आगे जाके क्या होगा, आप ही के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आगे CS कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिना कॉम्पिटिशन तो आज के टाइम में कुछ है भी नहीं। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल बेसिक पढ़कर चलना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अकाउंटेंसी के जो जनक माने जाते हैं उसको आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। लुकास नहीं है, ये लुकास पेसियोली है। लुकास पेसियोली को आज के समय की जो अकाउंटिंग है, आपके आज के समय का जो लेखा शास्त्र है, उसका जनक इसको माना जाता है। यानी कि आपके देखा जाए तो
जो आधुनिक समय का लेखा शास्त्र है उसके जनक कौन है? उसके जनक हैं आपके लुकास पेसियोली। इसके बाद है आपका फर्स्ट पॉइंट आर्थिक घटनाएं। हम बात कर रहे थे लेखा शास्त्र की विशेषताओं की, उसकी प्रकृति की। तो आर्थिक घटनाएं क्या होती हैं? वे घटनाएं जो कि व्यवसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देनों से जिसके परिणामों को आप मुद्रा के रूप में माप सकते हो, यानी कि जिस चीज को आप पैसों में कन्वर्ट करके देख सकते हो, पैसों के आधार पर उनको माप सकते हो, वो घटनाएं क्या कहलाती हैं? वो घटनाएं कहलाती हैं आर्थिक घटनाएं। जैसे कि मशीन का क्रय, उसकी स्थापना, विनिर्माण के लिए तैयार करना एक घटना है जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन शामिल होते हैं। मशीन खरीदोगे, मशीन को अपने ऑफिस तक मंगाओगे, उसको एस्टेब्लिश करोगे, उसमें एम्प्लॉय काम करेगा, उसकी सैलरी होगी आपके पास, तो इन सबको आप क्या कर सकते हो? मुद्रा में माप सकते हो। ठीक है, बट आप कहोगे कि मैम ये तो सब तो मुद्रा में मापने लायक होगा, तो अवित्तीय घटनाएं कौन सी होती हैं? आप किसी एम्प्लॉय का माइंडसेट नहीं माप सकते, आप किसी एम्प्लॉय की व्यवहारशीलता को पैसों में नहीं माप सकते। ठीक है, किसी घटना में संगठन और किसी बाहर के व्यक्ति के बीच लेन देन है तो उसे बाह्य घटना कहेंगे। और इस प्रकार के लेन देन के उदाहरण निम्न है: ग्राहक का माल खरीदना, कंपनी द्वारा ग्राहकों को सेवा देना, आपूर्तिकर्ता से माल खरीदना, मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान करना। ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल ये 4 ही घटनाएं होंगी, घटनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, बट ये हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो ये घटनाएं क्या कहलाती हैं? आपकी आर्थिक घटनाएं कहलाती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? उनकी पहचान करते हैं, उनको मापते हैं, उनका लेखा जोखा करते हैं। पहचान, इसका अर्थ यह निर्धारित करना है कि लेन देनों का अभिलेख किया जाए, अर्थात इसमें उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है। इसमें संगठन से संबंधित सभी क्रियाओं का अवलोकन करके केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन करते हैं जो वित्तीय प्रकृति की होती है। एक संगठन में बहुत सारी प्रकृति की क्या होती हैं? एक्टिविटीज होती हैं, घटनाएं होती हैं, परंतु हमें केवल उनको पहचानना होता है जो किसकी हैं? आपके धन संबंधित है, क्योंकि लेखा जोखा उन्हीं का किया जाएगा। मापन की बात करें तो इसका अर्थ है मौद्रिक इकाई के द्वारा व्यावसायिक लेन देनों का वित्तीय प्रमापीकरण, अर्थात मापन की इकाई के रुपए में पैसे। माप किस में करोगे? या तो रुपए में करोगे, हमारे इंडियन करेंसी की बात करें तो रुपए में करेंगे, अदर कंट्रीज की बात करें तो टका और येन, डॉलर, जो भी आपकी मुद्रा होती है उसमें हमें उसको मापना होता है। अभिलेखन यानी कि उनका रिकॉर्ड करना। एक बार आर्थिक घटना की पहचान और मापन वित्तीय रूप में हो जाती है तो इन्हें मौद्रिक इकाइयों में, लेखा पुस्तकों में क्या करते हैं? तिथिवार लिखते हैं, यानी कि जिस दिन वो घटना हुई है उसको उसी तिथि पर लिखा जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? काल क्रमानुसार अभिलेखन। अभिलेखन का मतलब इंग्लिश में मीनिंग होता है रिकॉर्ड। इसलिए मैं कह रही हूँ, मतलब हो सकता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आए कि मैम यहाँ तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी दी हुई है। हाँ, एनसीईआरटी की बुक्स में आपको थोड़ी टिपिकल हिंदी मिलेगी, तो हमें क्या करना है? ट्राई टू प्रिफर रेफरेंस बुक्स। ठीक है, मैं ऐसा मतलब ये भी नहीं है कि एश्योर कि भाई रेफरेंस बुक यूज़ ही करनी है। अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप अपनी क्या करें? रेफरेंस बुक्स यूज़ कर सकें, जो आपके लिए आगे का बहुत अच्छा बेस क्रिएट कर देंगी। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, जो आपने फैसले लिए हैं, जो आपने अपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनको उन लोगों तक संप्रेषित करना, उन लोगों तक पहुंचाना जिनकी उन्हें ज़रूरत है। इसके बाद है संगठन। संगठन से अभिप्राय किसी व्यवसायिक उद्यम से है जिसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना या नहीं। जरूरी नहीं है हर संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना हो। हमने हमारे डे टू लाइफ में सुने हैं एनजीओज होते हैं जो क्या करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। क्रियाओं के आकार और व्यवसाय के परिचालन स्तर के आधार पर यह एक एकल स्वामित्व इकाई, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, स्थानीय निकाय कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमारे कुछ व्यवसाय के स्वरूप होते हैं जो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे, उनकी यहाँ पर ये बात कर रहा है। सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता कौन कौन हो सकते हैं? यहाँ पर हो सकते हैं, देखिए, मुख्य कार्यकारी यानी कि जो संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, वित्तीय प्राधिकारी, उप प्रधान, व्यवसायिक इकाई प्रबंधक। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता कौन होते हैं, तो आपको इनके नाम लिखने रहेंगे। ये कौन से हैं? हमारे इंटरनल यूजर्स, आंतरिक उपयोगकर्ता। तो मुख्य कार्यकारी, वित्तीय प्राधिकारी, उप प्रधान, व्यवसायिक इकाई प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर्स की बात करी जाए तो वर्तमान और भावी निवेशक, शेयर धारक यानी कि जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आपके लेनदार, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं, ऋण पत्र धारक, दूसरे ऋणदाता, कर अधिकारी, आपके टैक्स ऑफिसर्स जो होते हैं, नियमन एजेंसीज। इंडिया में बहुत सारी नियमन एजेंसीज हैं, इंडिया में नहीं हर कंट्री में होती है, ताकि वित्तीय लेन देनों को रेगुलेट किया जा सके, उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। तो ये सब क्या होता है? इच्छुक उपयोगकर्ता होता है जिनको किसी भी संगठन के वित्तीय दस्तावेजों में इंटरेस्ट होता है। लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में, लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में परस्पर एक दूसरे से जुड़ी क्रियाओं की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है जो लेन देनों की पहचान से आरंभ होती है तथा वित्तीय विवरणों के निर्माण पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? लेखांकन प्रक्रिया पहचान से तो स्टार्ट हो रही है और वित्तीय विवरण के जैसे निर्माण हो रहा है उन पर वो खत्म हो रही है। लेखांकन सूचना को उपयोगी बनाने के लिए निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। क्या क्या है? आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना। अगर आपके पास सूचना नहीं है तो आप निर्णय नहीं ले पाओगे।
हो सकता है किसी बच्चे को पॉइंट समझ में नहीं आए। आपको मान लो 10th क्लास तक आपका पिछला वाला स्कूल 10th क्लास तक आपको नए स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन अगर आप इस स्कूल के बारे में, यानी जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, कोई आपके पास सूचना ही नहीं है, तो क्या आप फैसला ले पाओगे कि हमें उसमें एडमिशन लेना है या नहीं? तो वैसे ही सूचना जब तक नहीं होगी, निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। वित्तीय विवरणों को सूचना के प्रमुख स्रोत मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ता की सेवा करना, संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि, समय, अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाने और मूल्यांकन के लिए उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना, ये सब कुछ पॉइंट है आपके किसके, लेखांकन सूचना को उपयोगी बनाने के। एज सच नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम सारी यहाँ पर कर रहे हैं कवर। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम कुछ चीज़ें छोड़ रही हैं, जो चीज़ छोड़ने लायक है मैंने वही छोड़ी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं ये, देखो 10 तक का जो भी सिनेरियो था हमारा RBSC अलग था, या फिर जो भी आप अदर स्टेट बोर्ड का बच्चा मेरी वीडियो से पढ़ रहा है तो मैं बता दूँ 10 तक आपके पास क्या रहा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 11th है, यहाँ से अपना पढ़ने का तरीका भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 साल हैं 11th 12th, उसके बाद हम भी क्या आ जाएंगे, जनरल कंपटीशन में एक तरीके से हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर वाक्य को पूरा कीजिए, ये आपके लिए टास्क है कि वाक्यों को आपको क्या करना है, इनको पूरा करना है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है छोड़ना मत, ये चीज़ें आपके लिए अभी आपको इम्पोर्टेंट शायद ना लगे, लेकिन आगे के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होती हैं। तो जो बच्चे सिंसियरली पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ना बिल्कुल भी, यानी इसको फिल करना, और वो भी ऑनेस्टली, ऐसे नहीं कि आप चीटिंग करके इसको फिल कर रहे हो, इसको भरे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रहने वाली है। इसके बाद आपके पास सामने पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, इनको इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसकी बात करें तो लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं, कि लेखांकन के अंतर्गत क्या क्या विशेषता होती है, विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर आपका लेखा जोखा जो है वो सही नहीं है तो लोगों का क्या होगा, आपसे विश्वास हट जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लेखांकन की गुणात्मक विशेषता बताइए, तो आपको बतानी है, पहला है अपना विश्वसनीयता, फिर है प्रासंगिकता। सूचना तभी प्रासंगिक होगी जबकि समय पर उपलब्ध होगी। अगर टाइम पर आपको कोई चीज़ चाहिए और वो टाइम पर अवेलेबल नहीं हो तो वो यूजलेस हो जाती है। इसके बाद आपके लेखांकन गुणात्मक विशेषताओं का डायग्राम है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके लिए थ्योरी में नहीं आएगा, हमारे पास अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं बड़े, फिर भी एक बार इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। लेखांकन की गुणात्मक विशेषता में आपके सबसे पहले निर्णायक, बेसिकली इन्हीं के लिए क्या होती है, आप लोग लेखांकन सूचनाएं बनाते हैं। सुबोधता, यानी कि आपकी एक तरीके से कह सकते हैं ईजीनेस, जिससे आप क्या कर सकें, जल्दी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, उन पर पहुंच सकें। सुगमता इसे कह सकते हैं। निर्णय की उपयोगिता, प्रासंगिकता, जो हमें टाइम पर अगर वो मिले। विश्वसनीयता, आपको क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सत्य कथन कहे गए हैं, उनमें फेकनेस बिल्कुल भी नहीं है। बोधगम्यता से आशय है कि जो लोग निर्णय लेते हैं उन्हें लेखांकन सूचना को उसी संदर्भ में समझना चाहिए जिस संदर्भ में उन्हें तैयार किया गया है। बहुत बार होता है ना कि यार आप अपने फ्रेंड को कुछ बात किसी नॉर्मल मीनिंग में कह रहे होते हैं और वो किसी और उसको क्या कर लेता है, तरीके से समझ लेता है, जो कि गलत हो जाता है। तो बोधगम्यता का मतलब है कि जिस उद्देश्य से लेखांकन रिकॉर्ड्स तैयार किए गए हैं, जिस उद्देश्य से उनको समझाया गया है, समझने वाला भी उन्हें उसी पैटर्न में समझे, अन्यथा वो क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। तुलनीयता, अगर आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो इजीली कंपैरिजन किया जा सके, आप खुद के पुराने रिकॉर्ड से भी कंपैरिजन कर सकते हैं और अन्य किसी संस्था के रिकॉर्ड से भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तभी तो पता करोगे ना कि मार्केट में हमारी रैंक क्या है, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। इसके बाद है लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला है व्यावसायिक लेन देन का हिसाब रखना। सबसे पहला उद्देश्य होता है व्यावसायिक लेन देन का हिसाब रखना। लेखांकन के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, वित्तीय प्रकृति के लेखे जोखों को देखते हैं और उनको लिखते हैं। लाभ अथवा हानि की गणना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर ही इसलिए रहे हैं कि हमें हमारी संस्था को लाभ हो रहा है या हानि, इसके बारे में हम पता कर सकें। आपके टीचर्स मार्कशीट क्यों बना के देते हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो आप किस जगह डिजर्व करते हैं, आपका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी भी मार्कशीट्स आप उनको एक तरीके से समझ सकते हो। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, वो एक निश्चित समय के ऊपर या फिर किसी अवधि के अंतर्गत आपकी वित्तीय स्थिति को बताते हैं। कौन, आपके लेखे जोखे। उपयोगकर्ता को सूचना उपलब्ध कराना, लेखे जोखे के आधार पर ही आप अपनी सूचनाएं अपने उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवा सकते हो। कौन कौन होते हैं, निवेशक यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रम संघ और कर्मचारी समूह आपके एम्प्लॉयज़, ऋणदाता जो आपको लोन देते हैं, आपूर्तिकर्ता और लेनदार यानी कि जो हमें माल प्रोवाइड कराते हैं, और ग्राहक, ठीक है। ये सब हमारे क्या होता है, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग होते हैं। ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि बिजनेस में किन लोगों को रुचि होती है, उनके नाम बताइए। सरकार और अन्य नियामक संस्थाएं, सामाजिक उत्तरदायित्व समूह,
और प्रतियोगी यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट 3 यहाँ पर आ चुका है। ट्राई करना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हम तीनों क्या करें, सेल्फ असेसमेंट दें और खुद से ही इसको भरें। लेखांकन की भूमिका यानी कि लेखांकन के महत्व की अगर बात करें तो आपको वहाँ पर क्या है, पैराग्राफ में दिया गया है। ऐसे पॉइंट्स तो आपके पास केवल यहाँ पर 4 हैं कि एक भाषा के रूप में इसे व्यवसाय की भाषा माना गया है, क्योंकि हमारे पास क्या है, व्यवसाय को मतलब अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपके पास वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन व्यवसाय के पास अपने फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, केवल उसके पास होते हैं अपने लेखे जोखे। तभी तो आप जान पाते हो ना कि व्यवसाय कहाँ पर सर्वाइव कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। एक ऐतिहासिक लेखा, इसे किसी व्यवसाय को वित्तीय सौदों का क्रमवार लेखा माना जाता है। वास्तविक राशि पर वर्तमान आर्थिक वास्तविकता, इसे किसी इकाई की सही आय के निर्धारण का माध्यम माना जाता है। एक समय से दूसरे समय में धन परिवर्तन हो जाता है। मतलब देखो, अगर इसको पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीधी सी बात है कि निश्चित तिथि को हम लोग क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, अन्य तिथि से उसको कंपेयर कर सकते हैं। यही इसमें मेन बेसिक बात बताई गई कि एक ऐतिहासिक लेखा जोखा ये बनता जाता है। जैसे जैसे लिखते जाओगे वो डेट पुरानी होती जाएगी, बट आपको जब भी चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक सूचना तंत्र है, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, सूचना की तरह ही प्रिजर्व करके रख रहे हैं। और एक वस्तु है जिसकी समाज में मांग है तथा लेखाकार जिसे उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक और सक्षम भी है। भाई समाज की मांग क्यों है, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको क्या करना है, ये जानना चाहते हो कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सही रेट पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ें आप किससे जान सकते हैं, ये सब लेखे जोखे से ही आप लोग जान सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है कि लेखांकन की आधारभूत पारिभाषिक शब्द, इसके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। एक एक जो पॉइंट है वो आपके माइंड में बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर होगा, और आई एम श्योर कि किसी और की वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ने वाली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों के साथ क्या करना है, अपने को शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।